नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सफलता की चौखट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पर्यावरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसका एक दूसरा वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसका नाम है जैव विविधता के ह्रास के कारण। दोस्तों, एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अगर 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, इन 4 ऑप्शनों में आपसे पूछा जाए कि निम्न कारणों में से जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कारण कौन सा है, तो आपको उसका आंसर क्या देना है? तो उसका आंसर आपको आवासीय क्षति दे देना है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम अगर किसी घर को ही नष्ट कर देंगे तो वो बहुत जल्दी से नष्ट हो जाता है। तो चलिए इन सारे कारणों पर हम चर्चा करेंगे और इनके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे कि किस तरह से हम अपने आवास को, अपनी जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है। तो प्रारंभ करते हैं। आवासीय क्षति से प्रारंभ करते हैं। आवासीय क्षति सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। और किस तरह से हम उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है उनको नष्ट करते जा रहे हैं। और ये जो पहले पूरी दुनिया में 14% भूमि में फैले थे या 14% हुआ करते थे, वो आज लगभग 6% ही बचे हुए हैं। और जब हम इस पूरे आवास को, जंगलों को ही नष्ट कर देंगे तो यहाँ पर जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आवासीय क्षेत्र के अपने घरों में हम लोग गौरैया नामक जो पक्षी होता है या घरेलू जो चिड़िया होती है गौरैया, इसको हम विलुप्त करते जा रहे हैं। और पिछले 20 सालों के अंदर ही अगर देखेंगे तो भारत में 60% गौरैया विलुप्त हो चुकी है। इनके कारणों की बात करें तो इनके कारण 2 हैं। एक, इंसेक्ट पॉपुलेशन इनकी कम होती चली जा रही है, कीड़े लगातार कम होते चले जा रहे हैं और कीड़ों की वजह से इनको भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है इनके बच्चों को। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नेस्टिंग साइट्स की कमी होती चली जा रही है, यानी हम अपने घर ऐसे बना रहे हैं जिस वजह से पहले कच्चे घर हुआ करते, वहां पर घरेलू गौरैया आराम से अपना घोंसला बना लेती थी, और अब हम ऐसे पक्के घर बनाते हैं अपने जिसमें कोई ऐसी जगह ही नहीं होती जिससे गौरैया अपना जो है घोंसला बना सके। इस वजह से नष्ट होती चली जा रही है। आपने देखा कि घरेलू गौरैया का हम घर नष्ट कर रहे हैं और इसके घर नष्ट करने की वजह से, यानी इसके आवास को नष्ट करने की वजह से ये भी लगातार नष्ट होती चली जा रही है। तो आपने यहाँ पर जान लिया है कि आवासीय क्षति किस तरह से किसी जीव को नष्ट कर सकती है। लेकिन इसके प्रोटेक्शन के लिए एक व्यक्ति ने कदम उठाया है। उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद दिलावर है और इन्हें स्पैरोमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इस काम को करने के लिए नेचर फॉरएवर सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना 2009 में की थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इस संस्था की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी, तो आपको बता देना है इनके इन्हीं प्रयासों के कारण 2009 के पश्चात वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में मनाया जाने लगा और 20 मार्च को हर साल वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक अगला कारण है विदेशी जातियों का प्रवेश, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। ये कुछ विदेशी, इसमें उदाहरण आपको बताए जाएंगे विदेशी जातियों के। वो देश में आकर के अन्य जो यहाँ की स्थानीय प्रजातियां होती हैं, एंडेमिक जो स्पीसीज होती हैं, उनको किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। इसका एक पहला जीता जाता उदाहरण आपके सामने है पार्थेनियम हिस्टोफोरस का। पार्थेनियम हिस्टोफोरस जिसका चित्र आपके सामने है, इसे गाजर घास के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो गाजर की पत्तियों की तरह इसकी पत्तियां दिखाई देती हैं, इस वजह से इसको गाजर घास भी कहा जाता है। इसको कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है। यूएसए को आयातित किया गया। यूएसए देखिए इसका मूल निवास स्थान है। इससे आने के बाद पश्चात ये पूरी दुनिया में यहाँ पर अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर, चाइना और भारत पर और ऑस्ट्रेलिया, इन मुख्य रूप से इन देशों में फैल जाता है। इसे भारत में चटक चांदनी के नाम से भी जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टोफोरस है, आपने जाना ही। सामान्यतः परीक्षाओं में, पीसीएस की परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि निम्न में से किसे गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है। उसमें एक ऑप्शन आपको पार्थेनियम हिस्टोफोरस दिया जाता है और उसको टिक करना होता है, यानी गाजर घास का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाता है। तो इसको स्टोरी आपको बताई गई। गेहूं आयातित किया गया यहाँ से, अमेरिका से, और इसे गेहूं के साथ ही भारत में आ जाता है और धीरे धीरे करके पूरे देश में लगभग फैल जाता है। इसके हार्म क्या है इसको जान लेते हैं। जब ये किसी जानवर के संपर्क में आता है और वो दूध देने वाला जानवर होता है तो उसके खाने से उसके दूध में कड़वाहट भी हो सकती है। इसके ज्यादा संपर्क में रहने से हम लोगों को स्किन से संबंधित तमाम सारी समस्याएं हो सकती हैं और साथ ही साथ खेतों के आसपास इसकी मात्रा ज्यादा होने पर यह पॉलिनेशन को रोकता है या पॉलिनेशन को कम करता है। परागण की क्रिया कम हो जाती है और इस परिणाम स्वरूप जो उत्पादन होता है, फसलों का उत्पादन की मात्रा भी घट जाती है। तो इस तरह से हमारे लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। इसके अलावा एक दूसरा महत्वपूर्ण पौधा है लेंटाना, लेंटाना कामारा इसका वैज्ञानिक नाम है। और लेंटाना एक शोभाकारी पौधा है जो सुंदरता के लिए जाना जाता है।
मुख्य रूप से आप अभी देखेंगे तो मध्य प्रदेश में पर्याप्त रूप से पाया जाता है। मैक्सिको, ये मैक्सिको रहा, मैक्सिको से इसको आयातित किया जाता है। मैक्सिको के साथ साथ दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाता है, इसकी नेटिव रेंज है, इससे ये आ जाता है। और भारत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इन सारे देशों में मुख्य रूप से पूर्वी किनारे पर अफ्रीका के इन जगहों पर ये पाया जाता है। तो आपने ये जाना, इसको सुंदरता के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में ये तमाम सारा नुकसान पहुंचा रहा है, यहाँ की प्रजाति विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है। एक अगला है उदाहरण आपके लिए जलकुंभी। इसे सामान्यतः अंग्रेजी में वाटर हायासिंथ के नाम से जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम इकॉर्निया क्रेसिपस है। इकॉर्निया क्रेसिपस के बारे में जानते हैं। ये अमेजन, यहाँ पर है नदी, और अमेजन यानी मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में ये पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका इसका मूल निवास स्थान है, इसके माध्यम से पूरी दुनिया में फैल गया है। आपने देखा उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया आदि देशों में, महाद्वीपों में फैल गया है। अगर ग्रीनलैंड को और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया में ये पाया जाता है। जलकुंभी अपने सबसे पहली बार जब भारत में लाया गया था तो बंगाल में लाया गया था, और बंगाल में अपने तेजी से फैल जाता है, बहुत तेजी से इस जगह पर फैल जाता है। इस वजह से इसको टेरर ऑफ बंगाल या बंगाल का आतंक के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आपके पिछली टेट की जो परीक्षा है उसमें पूछा जा चुका है। ठीक, तालाबों में सामान्य रूप से आपके आसपास ये चित्र दिखाई देते होंगे, और यह मुख्य रूप से इकॉर्निया क्रेसिपस ही होता है। ठीक, इसके पश्चात एक अगला प्राणी है जिसे कैरेलियस गैलीपाइनस के नाम से भी जाना जाता है। यह मछली होती है, थोड़ा सा देखने में खतरनाक मछली लगती है और काम भी खतरनाक करती है। क्यों खतरनाक कर रही है? क्योंकि ये अन्य मछली जो प्रजातियां हैं उनको भी खा जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा लोगों को मानना है कि ये हमारे लिए कैंसरस हो सकती है मछली, यानी कैंसर का कारण बन सकती है। इसी वजह से सरकार, भारत सरकार जो है उसने 2008 में इसको प्रतिबंधित कर दिया था, और आज भी प्रतिबंधित है। इसके पालने पर या इसके व्यापार पर आपको नुकसान, मतलब सजा मिल सकती है, सजा हो सकती है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे इसे बेचा जाता है। और सामान्य भाषा में इसे या देसी लैंग्वेज में इसे मांगुर के नाम से जाना जाता है। तो इसने किया क्या, ये आई समुद्र में, इसको समुद्र से या मछलियों को यहाँ पर लाया गया हमारी नदियों में, लेकिन हमारी नदियों में आने के बाद इसने अपनी तेजी से ग्रोथ की, और ग्रोथ करने के बाद अन्य जो मछलियों की प्रजातियां हैं उनकी विविधता को नुकसान पहुंचा रही है। एक अगला कारण होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अधिदोहन। जब हम किसी भी प्रजाति की चीज को उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने लगते हैं तो वह प्रजनन की जो उसकी क्षमता है वो कम हो जाती है, या प्रजनन की जो दर है वो कम होती है, और उसका उपभोग की दर हम ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो वो उसका सीधा सा रिजल्ट यही निकलना होता है कि वो समाप्ति हो जाएगी। और इसका एक उदाहरण आपके सामने है, स्टीलर समुद्री गाय। स्टीलर समुद्री गाय इस टिकट में लिखा हुआ 1768 के आसपास ही समाप्त हो जाती है। इसकी लगभग हाइट 9 फुट के आसपास होती है, 9 मीटर के आसपास होती है। आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा इसकी हाइट है, और व्यक्ति भी इसके अंदर आ जाएगा उसके पेट के अंदर। स्टीलर समुद्री गाय को और डिटेल से समझते हैं। इसकी कई प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती थी, जिनमें से आज 4 प्रजातियां ही बची हैं। इनको मनाटी, डुगोंग के अन्य नामों से जाना जाता है। साइनेरिया इनका मूल नाम है, और साइनेरिया के अंतर्गत मनाटी की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनको अभी हम आगे बात करेंगे। डुगोंग की प्रजाति एक पाई जाती है, और हालांकि स्टीलर समुद्री गाय जो है विलुप्त हो चुकी है। तो 3 प्रजातियां ये हुई, डुगोंग की 1 चौथी और 5वीं स्टीलर समुद्री गाय की 5 प्रजातियां होती थी। और इनके बारे में आपने जाना है कि इसको 18वीं शताब्दी में विलुप्त कर दिया गया है, स्टीलर समुद्री गाय को। मानचित्र में आप देखेंगे तो तीनों प्रजातियों को पहले जान लेते हैं। अमेजोनियन मनाटी यहाँ पर है, अमेजन के आसपास के क्षेत्रों में। इसके बाद आप देखेंगे वेस्ट इंडियन मनाटी। वेस्ट इंडियन मनाटी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वेस्ट इंडीज का एरिया है। यहाँ पर वेस्ट इंडीज के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने की वजह से इसको वेस्ट इंडियन मनाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद वेस्ट अफ्रीकन मनाटी, अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी किनारा है, यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए इसको वेस्ट अफ्रीकन मनाटी के नाम से जाना जाता है। तो मनाटी की 3 प्रजातियों को आपने देखा, यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके बाद भारत कहें या दक्षिण एशिया कहें, और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी हिस्सा कहें, पूर्वी अफ्रीका कहें, इन सारी जगहों पर डुगोंग की प्रजाति पाई जाती है। ये डुगोंग है, यहाँ पर इसकी प्रजाति पाई जाती है। इसके अलावा ये 4 प्रजातियां सारी जीवित हैं अभी भी, लेकिन जो रेड कलर से दिखाया गया स्टीलर सीकाउ, स्टीलर समुद्री गाय अब विलुप्त हो चुकी है। और इसकी जो प्रजाति थी मुख्य रूप से प्रशांत महासागर के उत्तरी हिस्से पर बेरिंग जलसंधि के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती थी, जो अब विलुप्त हो चुकी है। तो आपने देखा कि अगर हम किसी चीज का अतिदोहन करेंगे तो वो चीज समाप्त हो जाएगी। तो देखिए डुगोंग है, गाय की तरह चल रही है चारा, और ये भी डुगोंग है, और ये मनाटी की प्रजाति है।
कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एक अगला कारण हम देखते हैं, हिमालयन यव भी समाप्त हो गया है इसी तरह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। हिमालयन यव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाया जाता है और इस पौधे की अगर हम देखेंगे या पेड़ की छाल है, पत्ती है, इन टहनियों से टकसाल नामक एक रसायन प्राप्त किया जाता है। ये देखिए, इसकी छाल को निकाल करके टकसाल नामक रसायन प्राप्त किया जाएगा और इस टकसाल नामक रसायन का इस्तेमाल कैंसर की औषधि के लिए किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि टकसाल नामक रसायन का उपयोग किस लिए किया जाता है, कैंसर की औषधि बनाने के लिए किया जाता है और यह टकसाल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा हिमालयन यव। एक अगला कारण स्थानांतरित कृषि होता है। ये स्थानांतरित कृषि से भी जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। किस प्रकार से? आपने पिछले अध्याय में जाना था ही, इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। स्लैश मतलब होता है कि उस जगह पर पेड़ पौधे जो भी होंगे उनको पहले काटा जाएगा और इसके बाद उनको बर्न कर दिया जाएगा, उनको जला दिया जाएगा। जब काट करके पौधों को, पेड़ पौधों को जला दिया जाएगा तो वहाँ की जो आवास है वो नष्ट हो जाएंगे। वनस्पतियों के नष्ट होने की वजह से जो जीव हैं वहाँ के, उनके आवास नष्ट हो जाएंगे और इस तरह से जीव भी इधर उधर भटकेंगे और उनको भी उनके जीवन का भी खतरा मंडराने लगेगा। विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उनको हम मानचित्र के माध्यम से क्लियर करते हैं। सबसे नंबर 1 पर मध्य अमेरिका है, जिससे मध्य अमेरिका यहाँ पर है। मध्य अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में इसे कोनुको कहा जाता है। ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में इसे मसोले कहा जाता है। इंडोनेशिया, यहाँ पर इंडोनेशिया है, में इसे लदांग कहा जाता है और वियतनाम यहाँ पर होगा तो वियतनाम इसको रे कहा जाता है। ये विश्व मानचित्र की बात हुई। इसके अलावा भारत में भी इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनको आपको तैयार कर लेना है। मध्य प्रदेश में इसको बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोड़ू या पेंडा, ये सारी चीजें आपको एक एक करके तैयार करना है। 2 बातें महत्वपूर्ण है। मणिपुर राज्य में इसको पामलू कहा जाता है, लेकिन मणिपुर को छोड़ दिया जाएगा तो मणिपुर के अलावा बाकी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनमें इसको झूम खेती या झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विशेष महत्वपूर्ण है। संवर्धन वृक्षारोपण भी जिम्मेदार होता है हमारे लिए जैव विविधता के नुकसान पहुंचाने के लिए। संवर्धन वृक्षारोपण क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं। आपने जाना होगा कि जब औपनिवेशिक काल था, यानी अंग्रेजों का भारत में शासन था, उस दौरान अंग्रेज लोगों ने बहुत सारे जंगल कानून बनाए हुए थे। फॉरेस्ट एक्ट के तहत उन्होंने जो जंगली लोग यानी आदिवासी लोग हैं उनको निष्कासित किया था। इसी वजह से तमाम सारे आदिवासी आंदोलन देखने को मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। उसका भी वीडियो पड़ चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरह से उन्होंने जंगलों को साफ करवाया, लोगों को वहां से भगाया और जंगलों में क्या किया, उसको साफ करवा के जंगलों के पेड़ों को, जो सामान्य पेड़ लगे होते तो उनको कटवा करके एक विशेष प्रजाति के पेड़ लगवा दिए। विशेष प्रजाति के पेड़ आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इन पेड़ों को दोबारा लगाया गया है, ये प्राकृतिक रूप से उगे नहीं है, इनका वृक्षारोपण किया गया होगा। तो ऐसे पौधों को, ऐसे पेड़ों को इसमें लगाया जाएगा जो हमारे लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इसी चीज को ही संवर्धन वृक्षारोपण या इनरिचमेंट प्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कोई खास किस्म के प्रजाति के पौधों को रोपित कर दिया जाएगा जंगल में आर्थिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए। इसको ही संवर्धन वृक्षारोपण कहा जाता है। और इसके उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे सागवान का काफी ज्यादा एनरिचमेंट प्लांटेशन किया गया, तो जिस वजह से सागवान तो बहुत ज्यादा पैदा हो गया, लेकिन अन्य जो वहाँ के जंगल थे या अन्य जो पौधे थे उनको नुकसान पहुंच गया, वहाँ के जो जीव थे उनको नुकसान पहुंच गया। सागवान क्यों उगाया जाएगा आपको पता है, पिछली वीडियोज में आपको बताया जा चुका है कि सागवान क्या काम करता है। आपके लिए आर्थिक महत्व का तो होता है, बहुत अच्छा फर्नीचर बना देगा, लेकिन आपको बताएगा इससे हमको हानि भी होती है। और भी कुछ लिखे हुए हैं। हिमालय में चिड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान पहुंचा है। चिड़ पाइन नामक पौधा को लगाया गया है हिमालय में, जिससे वहां पर पाए जाने वाले हिमालयन ओक और आदि पेड़ों को नुकसान पहुंच गया है। तो समर्थन वृक्षारोपण के माध्यम से भी हमें जैव विविधता पर नुकसान हो जाता है। अंतिम आपके लिए कारण है जैव विविधता का, वो प्रदूषण है। प्रदूषण को समझते हैं। ये कोरल रीफ है। कोरल रीफ समुद्र का वर्षा वन कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि कोरल रीफ में आश्रय पाती हैं तमाम सारे सूक्ष्म जीव और इनके आश्रय की वजह से यहाँ पर जैव विविधता बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम प्रदूषण फैलाएंगे तो कोरल रीफ प्रदूषण की वजह से कोरल रीफ नष्ट हो जाता है। जब कोरल रीफ ही नष्ट हो जाएगा तो वहां पर पाए जाने वाला जो भी ये सूक्ष्म जीव है, ये छोटी छोटी मछलियां हैं,
ये भी यहाँ पर अपना आवास नहीं बना पाएंगे, नहीं रह पाएंगी, और इस तरह से इनका जो आवास है नष्ट हो जाएगा और जैव विविधता को नुकसान पहुंच जाएगा। अगर आपको ये वीडियो रोचक लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ जहाँ भी हो सके शेयर करना है। तो इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।